वेलकम ऑन बिकमिंग मेडिको। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं प्रोटीन। हम यहाँ पे तक कर चुके हैं और हमारा आज अगला जो है वो प्रोटीन है। प्रोटीन का बेसिक इंट्रोडक्शन तो हमने अपने पहले दूसरे अध्याय में हम कर चुके हैं। यहाँ पे हम सिर्फ उससे रिवाइज करने वाले हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड के। कितने? देखो 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 यहाँ क्या लिखा हुआ है? अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। अच्छा ठीक हो, उसको बाद में देखते हैं। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड क्या होते हैं? इसके मोनोमर। मोनोमर मतलब एक 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 ऐसे ऐसे अमीनो एसिड जो होते हैं, ऐसे ऐसे अमीनो एसिड को अगर हम एक गुच्छे में डाल दें, एक धागे में पिरो दें, अगर जिस प्रकार हम मोती को एक धागे में पिरोते हैं तो हमें माला मिलती है, उसी प्रकार अगर हम अमीनो एसिड के इस मोती को धागे में पिरो दें तो हमें प्रोटीन मिलता है। इस प्रोटीन से हम कई सारे संरचनाएं बना सकते हैं। शरीर की सारी संरचनाएं इसी प्रोटीन से बनी होती हैं। शरीर में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिसके उदाहरण कुछ के उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए हैं और उसके कुछ कार्य यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, हमने क्या बोला था? जो हमारे मोनोमर होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए वो एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं, वो छिद्रों से पार हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारा पॉलीमर है, प्रोटीन है, हाँ, जो अमीनो एसिड, कई सारे अमीनो एसिड से बने होते हैं, ये क्या होते हैं? ये इतने बड़े होने के कारण छिद्र से पार नहीं होते, इसलिए ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं। अब देखो एनसीईआरटी यहाँ पे क्या कह रही है? एनसीईआरटी कह रही है 20 प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम इसे देख चुके हैं। आओ कहाँ देख चुके हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे शायद लिखा हुआ था 21 प्रकार। हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 21 प्रकार के होते हैं। मैंने बाकायदा यहाँ पे 20 लिखा था, 20 अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं, पर यहाँ पे 21 था तो मैंने उसे 21 कर दिया। अब फिर वहाँ पे जाके ये लिखा हुआ है कि ये 20 प्रकार के होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। दोबारा पढ़ते हैं। फिर भी प्रोटीन में उपलब्धता के आधार पे 21 प्रकार के होते हैं। ये अमीनो एसिड प्रोटीन में उपलब्धता के आधार पे 21 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई साहब। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक अमीनो अम्ल बहुलक होता है। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। क्या किया जाए? इसे मैं रखता हूँ डाउट में। इसे मैं रखूँगा, हमारे 20 प्रकार के हो गए, इसे हम क्या रखेंगे? डाउट में। ठीक है, ये मेरा डाउट हो चुका है। डाउट में हम इसे रखने वाले हैं। ठीक है, ये जो 20 प्रकार के हैं इसे हम डाउट में रख रहे हैं। डाउट में मैं हो सके कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, इसे समझ के मैं कमेंट में डाल दूंगा। वहाँ पे थोड़े कुछ एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा कि कारण क्या है कि यहाँ पे 21 और कहीं पे 20 है। मुझे तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो कोचिंग में पढ़ा है, कई सारे लेक्चर्स किए हैं कई सारे शिक्षकों के, तो वहाँ से मुझे एक ही बात समझ में आती है कि प्रोटीन जो है 20 प्रकार के होते हैं। मैंने 21 प्रकार के जो होते हैं ये पहली बार सुना। इससे पहले मैंने इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ी पर मेरा कभी ध्यान नहीं गया कि 21 प्रकार के होते हैं। मैं अपने ओल्ड एनसीईआरटी में देख के बताता हूँ। ठीक है, मेरा अभी ओल्ड एनसीईआरटी में यही खोल के देखता हूँ। पेज नंबर कितना था? चलो, हाँ 144। देखते हैं ओल्ड एनसीईआरटी में। ओल्ड एनसीईआरटी में हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। ये भी तो ओल्ड एनसीईआरटी है ना? हाँ 20 से 21, ये भी एक ओल्ड एनसीईआरटी ही है, ऐसा कोई न्यू एनसीईआरटी नहीं है। सो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा है एक्चुअली कि 21 प्रकार के होते हैं। मेरे एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि लिखा होता तो मुझे पता होता, बट लिखा नहीं है। कहाँ पे है? से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है हमारे अमीनो अम्ल का जो है एसिडिक और बेसिक, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। कोई बात नहीं। अच्छा, इंग्लिश में मैं पढ़ के देखता हूँ। दी आर ग्रुप, the protein amino acid could be हाइड्रोजन। जितना मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी एनसीईआरटी है उसमें ये 21 प्रकार वाली बातें नहीं लिखी हुई है, केवल मैं यही देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 21 प्रकार वाली बातें लिखी हुई है।
तो ये जो 21 प्रकार वाली बातें हैं इसे हम डाउट में रखेंगे। मैं नई एनसीईआरटी खोल के देखूँगा कि डाउनलोड करके देखेंगे कि वहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई है ना लिखी हुई है। मुझे तो ऐसा 21 में से 3 को चित्र में दिखाया गया है। अच्छा, 21 में से 3 को दे आर 20 3 ऑफ द 20। हाँ मेरे एनसीईआरटी में है, एक्चुअली मेरे एनसीईआरटी में है। और जो मेरे एनसीईआरटी में है वहाँ पे लिखा हुआ है 3 ऑफ द 20 आर शोन इन फिगर 9.1। सो मेरे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है 20, और जो मेरी एनसीईआरटी की एडिशन है ओल्ड होनी चाहिए, कितनी है एडिशन मैं देखता हूँ, 2005 की। जो मेरी एनसीईआरटी है वो भी ओल्ड ही है, ऐसा कोई न्यू एनसीईआरटी नहीं है, 2005 की। वैसे न्यू एनसीईआरटी मैंने खरीदी थी 2005 की, जो इसमें 2005 की पर प्रिंट हुई नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। तो मेरी एनसीईआरटी जो है 2005 की। एक्चुअली ये काफ़ी, हाँ मेरी एनसीईआरटी जो है 2019 तक इसमें संशोधन किए गए हैं। 2005 से लेकर 2019 तक में संशोधन किए गए हैं। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई मिस्टेक होगी, इसमें कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, क्योंकि यह हो ही नहीं सकते कि मैंने 21 आज तक नहीं पढ़ी, न किसी शिक्षक से मैंने पढ़ा है, और मेरी एनसीईआरटी में भी 20 ही लिखी हुई है। ऐसा कुछ 21 जैसी बातें तो है ही नहीं। फिर भी इंटरनेट पे हम देखेंगे अलग अलग एनसीईआरटी, अभी जो न्यू एडिशन आई है एनसीईआरटी की उसे देखेंगे। फ़िलहाल जो है मैं इस पर डाउट हूँ कि 21 प्रकार की तो मैंने आज तक नहीं देखी, इसलिए जब मैं पढ़ा रहा था तो यहाँ 20 थी, ठीक है, और वहाँ आगे क्योंकि एनसीईआरटी में फिर 20 लिखी हुई है, तो ये 21 प्रकार वाली बातें ना हो के मुझे यहाँ पर डाउट है। अभी हम डाउट में रखते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं शायद नहीं, कमेंट सेक्शन में आंसर डालना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ब्लंडर है, एक बड़ा ब्लंडर है, जहाँ हम देख रहे हैं 21 और 20 में। चलो अभी हम लेकर क्या चलेंगे कि 21 मानना है या 20 मानना है। मैं कहूँगा 20, ठीक है। ये 21 वाली मुझे बातें समझ में ही नहीं आई, क्योंकि मेरी एनसीईआरटी में ऐसे कोई 21 नहीं है। मैं फिर से पढ़ के दिखाता हूँ। 3 ऑफ द 20 आर शोन इन फिगर 9.1। 3 ऑफ द 20 का मतलब होता है 20 भाई साहब। मैं आपको और भी इंग्लिश पढ़ के दिखाता हूँ। अच्छा, these are 4 substituted group. These are hydrogen. Based on the nature of our group, there are many amino acids. However, those which occur in the protein are only 20. Those who occur in a protein are only 20 types. मेरे एनसीईआरटी में क्लियरली साफ लिखा हुआ है। इंग्लिश की एनसीईआरटी है, एक्चुअली मैंने इंग्लिश में ही तैयारी करी है, मैंने अपना मीडियम चेंज करा है, उसके बाद इंग्लिश में तैयारी करी है। तो क्लियरली लिखा हुआ है 20। और मैं फ़िलहाल यहाँ पे मिठाई दूंगा मैं, क्योंकि अगर आप इसे मैं जब शेयर करूँगा ये PDF आपके पास जाएगी, आप इसे देखोगे, उसके बाद क्या कहोगे, एनसीईआरटी में यहाँ पे 21 लिखी हुई है, आप ऐसा कुछ याद कर लोगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आए हैं इसके ऊपर, और वहाँ 20 ही हुई है, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि पहली बार ये मुझे दिख रही है कि इस पर तो क्वेश्चन आए हुए। तो यहाँ 20, और इसको हम लिख देंगे 20, और इसको भी हम कर देंगे 20। अगर 21 वाली ऐसी कुछ बात होगी नई एनसीईआरटी में तो मैं डालूँगा, क्योंकि मैं भी कंफर्म हूँ कि भाई साहब 20 ही होती है। मैं पहले कंफ्यूज था, मुझे तो हो सकता है 1-2 बढ़ गया हो, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में लिखी हुई तो सही ही होगी। बट यहाँ पे क्लियरली है कि हमारे पास 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो अम्ल जो 20 से कहीं ज़्यादा होते हैं, पर वो प्रोटीन नहीं बनाते।
अमीनो अम्ल की डाइवर्सिटी जो है, विविधता है जो उसमें बहुत ज़्यादा है, पर वो सारे के सारे प्रोटीन नहीं बनाते, पर ये जो हमारी 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाती हैं। देखो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन, प्रो का मतलब होता है पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रो का मतलब होता है पहले जो आए, जो सबसे पहले आए, जो फर्स्ट प्रायोरिटी की हो। जैसे पानी को हटा दो, शरीर में पानी तो होती है, पानी को हटा दो, अब पानी में से पानी को हटा दो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और आयंस बचे हुए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? प्रोटीन की। शरीर की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? पहली क्या चीज़ है शरीर को बना रही है? प्रोटीन। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो होती है प्रोटीन, फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो, और हमने क्या कहा था, जो हमारे जितने भी मोनोमर्स होंगे अमीनो एसिड को, जिसे हम गुच्छे में डालेंगे, इस प्रकार गुच्छे में डालेंगे, तो ये हमारी जो ये बंधन होंगे, यहाँ पे हमारे जो बॉन्ड बनेंगे, इसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो पेप्टाइड बंधों से जुड़ी होती है, जैसा कि चित्र 9.2 में दिखाया गया है। ओके, चित्र 9.2 मैंने भी एक चित्र बनाया है। 9.2 कहाँ है? हाँ, मिल गया 9.2। अरे हाँ, यहाँ पे बने हुए बॉन्ड्स, बस ये शुगर के बॉन्ड्स मैंने बनाए होंगे। यहाँ पे देखो, ये हैं हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स, मैंने बाकायदा बना के रखे हैं। यही है हमारी 9.2। सो हमारी फिगर यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन फिगर है। हाँ ठीक है, इस फिगर में कोई समस्या नहीं है, काफ़ी बेहतरीन फिगर है। तो हमने क्या किया था कि अमीनो एसिड में क्या होती हैं? अमीनो एसिड में हमारे 4 चीज़ें होती हैं। हमारी तो 2 चीज़ें तो कंफर्म हो जाती है नाम से ही, अमीन और एसिड। और हमने क्या किया था? अल्फ़ा कार्बन पे, तो एसिड के अल्फ़ा कार्बन पे ये तो होगा, ये हमारा अल्फ़ा कार्बन। फंक्शन ग्रुप के ठीक बाद वाली कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। अल्फ़ा कार्बन पे क्या लगा होता है? अमीन ग्रुप, और यहाँ पे एसिड लगा होता है। उसके बाद आप कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे कोई एक ग्रुप लगा सकते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कई सारे ग्रुप्स लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गए? 4 ग्रुप्स हो गए। तो हमने यहाँ क्या है, यहाँ पे देखो आर ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे आपकी अमाइन ग्रुप लगी हुई है, यहाँ पे एसिड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया है, इसके साथ अमाइन ग्रुप को जोड़ दिया है। अमाइन ग्रुप यहाँ पे होगी एक दूसरी अमीनो एसिड, अमाइन ग्रुप को जोड़ दिया है। इसके एसिड के OH लिया है, इसकी एक हाइड्रोजन ली है, और मिला के हमने वाटर निकाल दिया। देखो, इसका हमने OH लिया है, इसका हमने H लिया है, मिला के हमने क्या किया? एक वाटर को निकाल दिया है। और जिसके डिहाइड्रेशन से हमें क्या मिलता है? एक बॉन्ड मिलता है, जिस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। इस दोनों की भी अगर हम हटा देंगे इसको, उसके बाद हमारा एक बॉन्ड बनेगा। ये जो हमारा N है इससे साथ जुड़ जाएगा और हमारा एक बनेगा बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखो, पेप्टाइड बॉन्ड्स के ठीक राइट में दाहिने साइड क्या है? C टर्मिनल। और उसके सीधे लेफ्ट में बाएं साइड क्या है? N टर्मिनल। अगर हम देखें तो N टर्मिनल, इस साइड हमारा क्या है? एसिड ग्रुप, और इस साइड हमारा क्या है? अमीन ग्रुप। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट साइड क्या है? C ग्रुप, और N, और हमारा लेफ्ट साइड क्या है? अमीन ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अरे इसे तो हम हटाना ही भूल गए। तो हमने पेप्टाइड बॉन्ड्स कवर कर लिया है। आज हमारा टारगेट क्या होगा? आज से तो हम इजीली कवर कर लेंगे पॉलीसेकेराइड्स तक, तो इजीली कवर कर लेंगे। न्यूक्लिक एसिड, अब प्रोटीन की संरचना काफ़ी खिचड़ बिचड़ करके दी है। पहला इंट्रोडक्शन, फिर आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन के जो हमें उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कई सारे शरीर में कई सारे प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन के उदाहरण दिए हैं, जैसे कोलेजन।
कोलेजन क्या होती है? अंतरकोशिकीय भरण पदार्थ। कोलेजन क्या होती है? कोलेजन पाई जाती है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला फाइबर है कोलेजन। यस, शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला फाइबर है, प्रोटीन फाइबर है कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन जो है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन। एक बात मैं लिख भी देता हूँ, पूरे बायोस्फीयर में मतलब पूरे अर्थ पे वो कौन सा प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? यहाँ लिखते हैं, ठीक है। पूरे पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन क्या है? हमारा कोलेजन। और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन, सॉरी अगेन सॉरी शक्तिमान, ये यहाँ होगा और यहाँ होगा रूबिस्को। रूबिस्को मैं लगता है गलत लिखा है, रूबिस्को चलो हटाओ, रूबिस एस होगा क्या? रूबिको नहीं, रूबिस्को ही होगा, हटाओ, इंग्लिश खराब। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि पूरे अगर पृथ्वी की बात की जाए तो रूबिस्को सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पर वहीं मानव शरीर की केवल बात की जाए तो कोलेजन पाया जाता है। ऐसा क्यों? रूबिस्को जो हमारा एंजाइम है वो जो हमारा रूबिस्को एंजाइम वो एक फोटोसिंथेसिस का एंजाइम है। रूबिस्को फोटोसिंथेसिस का एंजाइम है, रेस्पिरेशन में भी काम आता है, फोटोसिंथेसिस में भी काम आता है। तो हमारे रूबिस्को मैंने क्या क्या है, 2 जगह काम में आती है। अगर मैं याद करूं तो 5 कार्बन होती है RUBP में, 1 कार्बन आती है CO2, 6 कार्बन होती है, 6 कार्बन फिर के 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन 3PGA से टूटता है और जाकर टूट के अलग अलग चीज़ें बनती है, अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। और वही बात करें तो मानव शरीर में रेस्पिरेशन में मानव शरीर में भी इसका भी उपयोग है। आई थिंक आपकी क्रेब साइकिल में यूज़ होती है, कुछ भूला जा रहा हूँ, है ना? ठीक है, जब हम इसे देखेंगे तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है बायोलॉजी का, हमारा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का एक एंजाइम है रूबिस्को, फोटोसिंथेसिस का एंजाइम है रूबिस्को, और धरती पे कई सारे प्लांट पाए जाते हैं, है ना? इतने सारे प्लांट है धरती पे, और ये फोटोसिंथेसिस का एंजाइम है, एक प्रमुख एंजाइम है। इसी कारण अगर हम पूरे धरती को देखें तो रूबिस्को सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है। पर जब हम मानव शरीर में देख रहे हैं तो वहाँ तो प्लांट पौधे कंसिडर नहीं करना है, हमें तो केवल मानव शरीर में देखना है कौन सबसे ज़्यादा है। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोलेजन। कोलेजन क्या है? फाइबर है जो हमारे किसी भी टिश्यू के मैट्रिक्स में पाया जाता है। अब किसी भी ऊतक के मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है? कोलेजन। कोलेजन फाइबर होते तो मैट्रिक्स को भरता है, ठीक है। आपने अभी तक तो टिश्यू नहीं पढ़ा है क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, जल्दी पढ़ाएंगे, ऐसी बातें नहीं है। जल्द ही हम सेल डिवीज़न ख़त्म करके हम टिश्यू स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अगर टिश्यू हमने नहीं पढ़ा ढंग से तो ह्यूमन फिजियोलॉजी समझ में नहीं आएगी। तो टिश्यू जो हमारी इम्पोर्टेंट हो जाती है पढ़ना। तो कोलेजन
क्या होता है, फाइबर होते हैं जो शरीर में फिल करने का काम करते हैं, शरीर को मजबूती देने का काम करते हैं, शरीर की संरचना बनाए रखने में काम आते हैं, किसी भी ऊतक की संरचना को बनाए रखने के काम में आते हैं कोलेजन। तो यहाँ पे हमने एक MCQ डिस्कस कर लिया। ये क्या, अंतर कोशिकीय भरण पदार्थ, मतलब कोशिका में भरे जाते हैं, उसके कहाँ, मैट्रिक्स में, ठीक है, अंतर कोशिकीय। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम है। ट्रिप्सिन एंजाइम है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कई सारे एग्जाम है। एक एंजाइम तो हाँ, जब आप पढ़ोगे एक बात तो यार, डाइजेस्टिव सिस्टम तो सिलेबस से अभी हटा दी गई है, बट हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम अगर पढ़ोगे, पढ़ना चाहिए, डाइजेस्टिव ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए आपको कुछ। डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ोगे तो आपको कई सारे एंजाइम दिखेंगे, ठीक है। तो एक नहीं, कई सारे एंजाइम हैं। इंसुलिन हार्मोन्स जो है हमारे, इंसुलिन हार्मोन्स वो भी प्रोटीन में बने होते हैं। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो भी क्या बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। केवल इंसुलिन ही नहीं, कई सारे हार्मोन प्रोटीन के नहीं बने होते। एक बात समझने का प्रयास करें कि हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन जो प्रोटीन का बना होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कई सारे नहीं लिखते क्योंकि हमारे जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वहाँ पे हम उसके उदाहरण भी देखेंगे, तो कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पर लिखने का। बस मैं एक बात बता रहा हूँ कि कई सारे हार्मोन्स जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, पर सारे हार्मोन प्रोटीन के बने हों ये आवश्यक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिजीव, संक्रमितकर्ता, किसका मित्र, संक्रमितकर्ता से लड़ना, एंटीबॉडी, प्रतिजीव। अरे यार इसकी हिंदी बहुत ख़राब है, मुझे ये बिल्कुल बकवास लगती है, हर चीज़ की हिंदी कर देना, वाहियात है। कहीं भी बायोलॉजी के टर्मिनोलॉजी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे फील होता है। किसी भी साइंटिफिक, अब मैं समझूँ साइंटिफिक वर्ड्स होती है, साइंटिफिक वर्ड की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है कि आप उसे चेंज नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने आज तक कभी हिंदी के इस टर्मिनोलॉजीज उस टर्मिनोलॉजीज पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए मेरे डिफ़िकल्ट होती है हिंदी में टीच कर पाना, क्योंकि हिंदी में टीच करने से पहले मुझे खुद लिख के आना पड़ता है, खुद सब कुछ करके आना पड़ता है। वहीं मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँ तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। आ जाओ, और कहीं कहीं फंस भी जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ फंस गया। एंटीबॉडी ये क्या करती है, शरीर को बचाती है कई सारे हमारे इन्फेक्शन से, और जैसे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो एंटीबॉडी में क्या है, इम्यूनिटी का काम करती है, इन्फेक्शन से संक्रमित करता, यानी इन्फेक्शन से बचाती। आपको तो ये बातें पता ही नहीं होगी ना, इन्फेक्शन से बताती है, आपको भी इन्फेक्शन ही याद रहेगी और एंटीबॉडी ही याद रहेगी। ग्राही, जो ग्रहण करता है, रिसेप्टर, जो रिसीव करता है, रिसेप्टर। कोशिकाओं के या न्यूरॉन्स के कई सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो जिसके कारण अगर उस पर पदार्थ कोई आए या कोई टच हो तो उसको सेंस कर पाता है, और जिसके कारण सेंस करने के बाद सिग्नल दे पाता है, ठीक है। या फिर कई सारे हमारे कोशिकाओं पे मैंने आपको बताया था, कोशिकाओं पे हमारे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो एंटीबॉडी का नहीं काम कर, एंटीजन का काम करती है। वही कई एंटीजन्स हमारी रिसेप्टर्स का काम करती है, जो कई सारे काम करती हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स में होती है, नर्व्स में होती है, और आर्म सेल्स में भी होती है। आगे जाओ। GLUT, GLUT4, हद कर दी भाई साहब हर चीज़ की। इसको तो ऐसे लिख सकते थे, नहीं लिख सकते। GLUT, GLUT4 प्रीवियस ईयर में आ चुका है। GLUT4 ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन। ये क्या करती है, जो हमारी ग्लूकोज होती है ये रिसेप्टर है। GLUT4 क्या है, एक रिसेप्टर नहीं, हमारे जो है GLUT4 क्या करती है, ग्लूकोज जो हमारी ब्लड्स में होती है उनको कोशिका में डालने में मदद करती है। GLUT4
ठीक है। और हमारी इंसुलिन जो होती है इसकी चाबी होती है। इंसुलिन क्या होती है? इसकी चाबी होती है। और GLUT4 हमारी रिसेप्टर। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या इसे पढ़ रखा है? शायद नहीं, तो हम इसे ही पढ़ लेते हैं। प्रोटीन समबहुलक नहीं बल्कि विषम बहुलक होते हैं। अच्छी बात है। प्रोटीन क्या होती है? विषम बहुलक। ऐसी क्या बात है कि प्रोटीन विषम बहुलक होती है? इसे समझने के लिए हम फिर से माला वाले उदाहरण को लेंगे, क्योंकि हमारे पास 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं। कितने प्रकार के अमीनो एसिड है? 20 प्रकार के अमीनो एसिड है। अब 20 प्रकार के अमीनो एसिड है मतलब आपके पास 20 रंग के अलग अलग कंचे हैं, अलग अलग मोती हैं। उन मोतियों को आपको एक धागा में डालना है। जरूरी नहीं है लाल पीली, कुछ भी आ सकती है, रैंडम। तो क्या आवश्यक है कि केवल 20 मोती हो डब्बे में और आप मोतियों की माला बनाओ तो लाल ही मोती बनेगी, पीले ही मोतियों की माला बनेगी? नहीं, काफ़ी रंग बिरंगी मोतियों की माला बनेगी और अलग अलग प्रकार के मोतियों की माला बनेगी। कुछ ज़्यादा लाल होंगे, किसी में ज़्यादा कम लाल होंगे, किसी में ज़्यादा काले मोतियों की संख्या होंगी, किसी में ज़्यादा पीले मोती की संख्या। मैंने आपको समझाया था। अगेन मैं इसी प्रकार से मोतियों की माला के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ कि कई सारे मोतियों की मालाएं हैं। कोई लाल रंग की है, कोई पीले रंग की, कोई हरी रंग की है, क्योंकि 20 प्रकार की है। ऐसी 20 रंग की मालाएं मोती हैं जिनको आपके मालाएं में गूंथना है। तो कुछ भी आ सकती है ना, लाल पीली हरी कुछ भी आ सकती है। तो इसलिए एक प्रकार की नहीं होती, एक रंग जैसी नहीं होती, ये कई प्रकार की हो सकती है। तो विषम बहुलक, होमोपॉलीमर। अगर एक प्रकार की होती तो इसे कहते हैं होमोपॉलीमर, और कई प्रकार के तो इसे कहेंगे विषम बहुलक, हेट्रोपॉलीमर। ठीक है। तो होमोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर, तो मैं बाकायदा यहाँ लिख देता हूँ, समबाहुलक, होमोपॉलीमर और यहाँ पे हेट्रोपॉलीमर। क्वाइट फैसिनेटिंग। ना मूव ऑन द नेक्स्ट। क्या बात है, इंग्लिश बोलने लग गया मैं। एक समबाहुलक एक एकलक की कई बार आवृत्ति के कारण बढ़ती है। ये वही बातें कह रही है कि अगर हम समबाहुलक बनानी है, अगर लाल रंग की मोतियों की माला बनानी है तो केवल एक ही लाल रंग की ऐसी मोती लाने पड़ेंगे। अमीनो अम्ल के बारे में यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है, जैसा कि बाद में पोषण अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कुछ अमीनो अम्ल स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं। आप कहाँ पढ़ेंगे? आपके पोषण अध्याय में, कि हमारे कुछ अमीनो अम्ल स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। मैंने लिखाया भी स्वास्थ्य के लिए कई आवश्यक होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड का ट्रिक भी दिया था, याद है? मैंने वहाँ नहीं, यहीं लिखा दिया, जिसकी आपूर्ति खाद्य पदार्थों के द्वारा होती है। इस तरह आहार की प्रोटीन इन आवश्यक अम्ल की स्रोत होते हैं। इस प्रकार से अमीनो अम्ल अनिवार्य या अनिवार्य हो सकते हैं। अनिवार्य वो होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, जबकि हम अनिवार्य अमीनो अम्ल की आपूर्ति अपने खाद्य पदार्थ से करते हैं। आ जाओ भाई साहब, आजा तेरा धन। हाँ देख, हमने क्या बताया था? हमने बताया था एसेंशियल अमीनो एसिड का ट्रिक। अमीनो एसिड का ट्रिक क्या था? प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर कौन है? प्राइम मिनिस्टर। जो रसिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? व्लादिमीर पुतिन, है ना, जो काफ़ी न्यूज़ में रहा करते हैं अपने कंट्रोवर्सीज के लिए, क्योंकि अभी जो है रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं ये व्लादिमीर पुतिन। हालांकि ये प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पर फिर भी हम ट्रिक के लिए इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। ये भी क्या याद रखेंगे? प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर इज इल टुडे। जो प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर है वो आज बीमार है। तो प्राइम से हमारा हो गया फिनाइलएलानाइन, मिनिस्टर से मिथियोनिन, व्लादिमीर से वैलिन,
आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन एंड टी से थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो ये हमारे वो अमीनो एसिड्स हैं जो हमें खाने से केवल पूर्ति हो सकते हैं, इसलिए हम इसे एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। आओ जो हटाओ, देखो इंग्लिश खराब इंग्लिश। एसेंशियल जो मैंने लिखा है वो गलत है। हाँ गलत है सब, कोई समस्या नहीं, ठीक है, सब ठीक है। वर्ड पे मत जाओ, फीलिंग पे जाओ, ठीक है। इतना ग्रामर भी हमने नहीं पढ़ा। एसेंशियल्स अमीनो एसिड क्या होती है? एसेंशियल अमीनो एसिड वो होती है अमीनो एसिड्स वो होती है जिसकी पूर्ति केवल खाने से हो सकती है, इसलिए वो आवश्यक है। ये क्या? आवश्यक अमीनो अम्ल। ये वो होते हैं जिसकी पूर्ति केवल खाने से हो सकती है। एक अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जिसकी पूर्ति खाने में अगर ना हो, वो खाने में ना हो तो शरीर वो बना सकती है किसी अन्य अमीनो एसिड से। ऐसी बातें शरीर खुद से ही बना सकती है, नहीं वो दूसरे अमीनो एसिड से ही बनाएगी। जैसे कि अगर मैं आपको आप बचपन में अगर आपको आवश्यक है किसी खिलौने को खरीदने के लिए, खिलौना चाहिए, अगर आपको कुछ आवश्यक हो, जो आपके लिए आवश्यक हो, मेले में मेरे लिए सबसे आवश्यक हुआ करते थे खिलौने। वो इसीलिए आवश्यक हुआ करते थे क्योंकि मेरे माता पिता जो हैं वो खिलौने नहीं बना सकते जिस हिसाब के खिलौने वहाँ पे हैं। कहीं शानदार खिलौने हुआ करते थे, चाबी दे के चली जाती थी, तो तब के हिसाब से शानदार हुआ करते थे। ये तो मानना पड़ेगा कि तब के हिसाब से शानदार हुआ करते थे, तो बस सड़क पर लेट जाता था क्योंकि बहुत आवश्यक चीज़ है, तब के हिसाब से शानदार हुआ करती थी, आवश्यक हुआ करती थी। तो मैंने एक टमटम देखा था। टमटम मतलब दो घोड़े थे, एक घोड़ा था और उस पर चाबी लगती थी, घोड़ा चलता था, गाड़ी चलती थी। तो वो मुझे बहुत आवश्यक लगी थी तब के हिसाब से, क्योंकि मेरे माता पिता घर पे नहीं बना सकते। तो मैं उसके लिए सड़क पे लेट गया और बकायदा घर ले आया। पर जो मिठाइयाँ होती थी, मैं उसके लिए आज तक नहीं रोया। मैंने कभी बोला भी नहीं कि ये मिठाई चाहिए, ये इस मिठाई की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि चाहे वो चाट हो, चाहे वो कोई मिठान हो, चाहे वो कोई भी खाना हो, वो घर पे बनाया जा सकता है। चाट हो, चाउमीन हो, कुछ भी हो, मिठाई हो, वो घर पे बनाई जा सकती है। तो मेरे लिए वो आना आवश्यक था। ऐसी बातें नहीं कि घर में कहीं से प्रकट हो रहा है, बाकायदा खरीद के ही बनाई जा सकती है। वो इसीलिए क्योंकि मेरे माता पिता वो घर पे बना सकते हैं। घर पे मैगी बन जाती है और मैं उससे संतुष्ट हूँ, मैगी से मैं संतुष्ट हूँ। चाउमीन बन जाती है, चाट बन जाती है, गुपचुप गोलगप्पे भी बन जाते हैं। पर ये जो टमटम है, ये जो खिलौने थे, ये घर पे नहीं बन सकते। तो ये आवश्यक थे, किसी भी हालत में घर से नहीं बन सकते। इसके जो हमारे रॉ मटेरियल थे खिलौने को, या फिर वो तो खरीदने पड़ेंगे। हाँ, किसी अन्य चीज़ से बनानी पड़ेगी, आटे से बनानी पड़ेगी, मैदे से बनानी पड़ेगी, पर वो घर पे बन जाएंगे। इसलिए मेरे लिए वो आवश्यक नहीं था। इसी प्रकार ये अमीनो एसिड जो होते हैं, एसेंशियल्स, वो हैं जो किसी भी प्रकार घर में नहीं बन सकते। और जो हमारी एसेंशियल्स वो होती है जो किसी प्रकार घर से बनती है, और जो अनावश्यक जो होती है, जो नॉन एसेंशियल्स अमीनो एसिड होती है, जो अनावश्यक होती है, वो घर पे बनाई जा सकती है। हालांकि उसके लिए भी रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, वो भी अन्य अमीनो एसिड्स को तोड़ के बनाए जाते हैं, पर वो घर पे बनाए जा सकते हैं। उसके लिए धोना ज़्यादा आवश्यक नहीं है। अगर ऐसी कभी नियत इसकी कभी आ गई समय कि हमें बाकायदा वो चाहिए और खाने समय वो नहीं मिल रहा, तो शरीर अन्य अमीनो एसिड को तोड़ के उसे बना सकता है। तो इसे हम समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।
प्रोटीन जीवों में बहुत सारे कार्य करते हैं, बहुत सारे नहीं, अधिकतर कार्य प्रोटीन ही करते हैं, क्योंकि अधिकतर कार्य तो एंजाइम करते हैं, और एंजाइम सारी की सारी होती है प्रोटीन लगभग। इनमें कुछ पोषकों के कोशिका झिल्ली से होकर अभिगमन करने तथा कुछ संक्रामक जीवों से बचाने के लिए सहायता होती है, और कुछ एंजाइम के रूप में होती है, जैसे तालिका में दिया हुआ है। यही बताई जा रही है यहाँ पे बातें कि कुछ प्रोटीन उसके कार्य। तो यहाँ पे हमारा प्रोटीन का जो कॉन्सेप्ट है लगभग आधे घंटे में निपट जाता है, बड़े ही आराम से। यहाँ तक कि नहीं कि प्रोटीन ख़त्म हो चुका है, बाकायदा प्रोटीन यहाँ से फिर स्टार्ट होता है, प्रोटीन की फिर संरचना स्टार्ट होती है। प्रोटीन की संरचना बताते हुए ये आगे बढ़ती है क्या, उसके बाद उपापचय हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों ना प्रोटीन की संरचना पे ही जोर दिया जाए, क्योंकि बीच में फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, तो उसके बाद फिर न्यूक्लिक एसिड आ जाएगी, उसके बाद फिर यहाँ पे बीच के तोड़ मोड़ के फिर न्यूक्लिक एसिड आ जाएगी। तो एक फ्लो में पढ़ना मुझे लगता है कि ज़्यादा आवश्यक होगा कि हम एक ही साथ में जो हमारा प्रोटीन है इसे समाप्त ही कर दें जीवन में, कि दोबारा इस प्रोटीन की शक्ल ना देखना पड़े। तो प्रोटीन में आई होप कि साउंड जो है वो आ रही होगी, क्योंकि मुझे नफ़रत, एक तो मैं आजकल काफ़ी कम लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें भी ऐसे ग्लिचेज आएंगे तो अच्छी बात नहीं। प्रोटीन की संरचना, अब हम प्रोटीन को समझ चुके हैं। प्रोटीन को ना ही हम समझें, कुछ उसके कार्य को भी देखें। हमने देखा है सी टर्मिनल, एन टर्मिनल किस प्रकार पेप्टाइड बॉन्ड होता है, कई सारे उदाहरण होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं, तो इसके कई सारे कार्य होते हैं, कई उदाहरण देखें। अब प्रोटीन की संरचना, इसकी संरचना जो है वो कैसे होती है प्रोटीन की संरचना जो है हमारी यहाँ पे कुछ दी हुई आकृतियाँ, जिसे देख के एक भय तो लगता है कि कुछ भयंकर संरचनाएं हैं, और जिन संरचनाओं से हमारी फटने वाली है। इन संरचनाओं से भय खाने से पहले मैं कुछ आपको साधारण शब्दों में कुछ समझा देता हूँ, सिर्फ कि हम पहले से पढ़े, कुछ साधारण शब्दों में इसे समझ लें। साधारण शब्दों में हम इसे कैसे समझ सकते हैं, फिर से जिसे घसी पिटी उदाहरण जो हम 1000 बार लेते आ रहे हैं, क्या मोनोमर का, अमीनो एसिड का मोनोमर, हमने जो माले लिए थे कि कई सारे अमीनो एसिड के मोनोमर्स, ठीक है, और इसे हमने एक माले में फिरोया, जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और हर एक मोती को क्या कहते हैं, अमीनो एसिड कहते हैं। तो ये जो हमारी एक सीधी संरचना बनी है, इसे हम कहते हैं प्राथमिक संरचना। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसी को ऐसे 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 मोड़ दें, ठीक है, यहाँ पे हमारी अमीनो एसिड लगी हुई है, बाकायदा अभी भी लगी हुई है, पर हम इसे स्प्रिंग की तरह हमने इसे मोड़ के रख रखा है, ठीक है। स्प्रिंग के ये एक रफ वर्क है, अभी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। सेटिंग इसके जो है चित्र जो है वो भली भांति दिए हुए हैं, तो आपको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इसे बनाएं। तो अगर हमने इसे थोड़ा मोड़ा मोड़ दिया तो ये होगी हमारी द्वितीय संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और अगर हमने इसे कुछ ज़्यादा ही तोड़ मरोड़ दिया, ठीक है, और इसमें कई सारे अमीनो एसिड हमारे अभी भी जुड़े हुए हैं, ज़्यादा ही तोड़ मरोड़ दिया, तो ये हमारी होगी तृतीय अवस्था, जिसे हम कहते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। और कोशिकाओं में सारे जो काम करती है प्रोटीन तो कार्य करेगी ना अपने अपने कुछ, तो जितने भी प्रोटीन जो अपने अपने कार्य करती हैं वो इसी अवस्था में होती है, टर्सरी अवस्था, टर्सरी स्ट्रक्चर। जितने भी एंजाइम होते हैं हमारे, कितने होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर में सारे एंजाइम होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर्स। पर जब हम इसे संरचना के बारे में अध्ययन करना हो तो एक प्राइमरी संरचना जो है हमारे लिए बेहतर है अध्ययन करना, क्योंकि एक सरल है और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरीक़ा से तो वो कचड़ा हो गया है, सभी चीज़ें पास पास आ गई हैं, सब कुछ कचड़ा हो गया है। तो ये होता है किस वजह से, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। जो दूसरी संरचना किस प्रकार से बनती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, और ये हमारी
कुछ ज़्यादा ही कचड़ा हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है, जिससे बनती है हमारी टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर काफ़ी काम होती है क्योंकि शरीर के सारे कार्य की जिम्मेवारी टर्सरी स्ट्रक्चर्स पर है। ये फंक्शनल एक्टिवेट होती है कि एक्टिव साइड की वजह से, एंजाइम में एक्टिव साइड होती है, तो एक्टिव साइड की वजह से यहाँ पे जो गड्ढे बन गए हैं ये हमारे एक्टिव साइड के काम करते हैं, जिससे कि एक्टिव साइड पे आती है और अपनी एक्टिविटी यहाँ पे शो कर पाती है। एंजाइम में एक्टिव साइड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम आगे पढ़ेंगे जब हम बायोमोलिक्यूल्स ही पढ़ेंगे। हाँ, इसी चैप्टर में हम एक्टिव साइड के बारे में पढ़ेंगे कि एक्टिव साइड इतनी इंपॉर्टेंस क्यों होती है और एंजाइम की एक्टिव साइड्स इन्हें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करती है। अलग अलग एंजाइम की अपनी अपनी अलग अलग एक्टिव साइट्स होती हैं, ठीक है, तभी हम ऐसा कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसे हम संक्षिप्त में यहाँ पे देख चुके हैं, साधारण शब्दों में देख चुके हैं। अब हम एनसीईआरटी की रीडिंग्स लगाएंगे। आ जाओ। जैसा कि हमने पहले बताया गया है कि प्रोटीन क्या होते हैं, विषम बहुलक होते हैं जो अमीनो अम्ल की लड़ियों से बने होते हैं। अमीनो अम्ल की क्या लड़ियाँ, जैसे हमने क्या देखा था, बहुत सारे मोती की मालाएं एक साथ लड़ियों में लगे हुए थे, एक साथ धागे में लगे हुए थे। अणुओं की संरचना का अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है। अणुओं की संरचना का अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न, क्योंकि ये विषम बहुलक है तो कई सारे सर्टन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कुछ में ज़्यादा लाल, कुछ में ज़्यादा पीले, कुछ में ज़्यादा हरे हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि 20 प्रकार के होते हैं तो कई सारे कॉम्बिनेशंस उसके हो सकते हैं, क्योंकि रैंडम फैशन में हम ऐड कर सकते हैं। आ जाओ। अकार्बनिक रसायन में संरचना का संबंध आणविक सूत्र से होता है। अकार्बनिक रसायन में संरचना का संबंध आणविक सूत्र से होता है, जैसे NaCl, MgCl2 आदि। अगर इसे क्या कह रहा है, जितने भी हमारे अकार्बनिक रसायन होते हैं, अगर हम उसे संरचना के जानना हो तो हम उसे इस प्रकार से जान सकते हैं। जिस प्रकार नमक की संरचना NaCl होती है, एक नमक, एक सोडियम का आइटम, एक क्लोरीन का आइटम जब आपस में आता है तो NaCl बनाता है, जिसे हम नमक कहते हैं। एक मैग्नीशियम का आइटम और 2 क्लोरीन का आइटम जब आपस में जुड़ते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती है, जिसे हम MgCl2 कहते हैं। तो ये तो काफ़ी सरल है और कार्बनिक रसायनों के लिए, जिसके हम आणविक सूत्र को आसानी से समझ सकते हैं। इसकी संरचना को समझने के लिए आणविक सूत्र की सहायता से हम आसानी से समझ सकते हैं। पर कार्बनिक रसायन विज्ञानी जब अणुओं की संरचना जैसे बेंजीन, नैप्थलीन आदि को व्यक्त करते हैं तो हमेशा उसके द्विआमी दृश्य को व्यक्त करते हैं। क्या द्विआमी दृश्य, देखो द्विआमी क्या, उसकी 2 डायमेंशन हमें पिक्चर बनानी पड़ती है। जिस प्रकार हम बेंजीन की बनाए, आप पढ़ोगे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन, तो बेंजीन की 2D स्ट्रक्चर है। हमारी कोई भी लाइन 1D होती है, पर अगर हम लाइन को x और y डायरेक्शन में लेके जाएं तो x और y 2 डायमेंशन मिलकर 2D स्ट्रक्चर बनाती है। मतलब अगर हम सीधे दिशा में हम गति करें तो 1D होगी, पर हम इसे उछल गति करते रहें तो ये 2D होगी, कि हम 2 दिशाओं में गति कर रहे हैं। एक तो हम सीधे चल रहे हैं और एक ऊपर उछल भी रहे हैं, तो ये 2 दिशाएँ होंगी। तो यहाँ पे भी वो x और y होगी, एक दिशा x होगी, दूसरी की दिशा y होगी। या मान के चल रहे हैं जैसे ये दिशा x है तो ये दिशा y है, तो हम दो दिशाओं में गति कर रहे हैं। एक तो हम सीधी दिशा गति कर रहे हैं, दूसरी ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, तो हमारी 2 दिशाएं गति होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी हमारी 2 दिशाएं चल रही है, क्योंकि सीधी 1 डायमेंशन तो एक सीधी रेखा होगी, और कुछ भी सीधी रेखा ना हो तो 2D होगी। और इसमें एक उभार आ जाए तो 3D हो जाएगी। ठीक है, व्यक्त करते हैं। भौतिक वैज्ञानिक आणविक संरचना को त्रिआयामी दृष्टि से देखते हैं। अब फिजिक्स में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, उसके केमिकल रिएक्शंस, उसके बॉन्ड, इसमें नहीं देखे जाते। फिजिक्स में फिजिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि जो फिजिक्स में हमारी जो फिजिकल एस्पेक्ट होती है, रियलिटी में बात की जाए तो अधिकतर चीज़ें जो हम आसपास देखते हैं वो 3D होती है। इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बातें कर रही थी हमारी जो ये थी, इसमें कुछ ज़्यादा कोई दिशा विशा तो है नहीं, एक डायमेंशन तो है नहीं। हमने क्या केमिस्ट्री में 2 डायमेंशन में देख लेते हैं, पर रियलिटी तो ये है कि बेंजीन तो 3 डायमेंशंस होती है। कैसे? बेंजीन 3 डायमेंशंस होती है।
वो ऐसे कि बेंजीन तो हमने बना लिया, पर इसके ऊपर 6 हाइड्रोजन होते हैं। 3 हाइड्रोजन तो नीचे होते हैं। 3 हाइड्रोजन कैसे होते हैं? नीचे होते हैं। 3 हाइड्रोजन नीचे होते हैं और अदर 3 ऊपर होते हैं। अदर 3 ऊपर होते हैं। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई का भी एक अर्थ बनता है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन नीचे और 3 हाइड्रोजन ऊपर। ये जो हमारे डॉट डॉट वाले ये नीचे हैं और ये जो उभरे हुए हैं ये ऊपर हैं। तो कुछ हाइड्रोजन नीचे, कुछ हाइड्रोजन ऊपर, जिसके कारण इसमें एक 3D स्ट्रक्चर आती है। रियलिटी है, पर आसानी के लिए हमें तो रासायनिक अभिक्रियाएँ दिखती हैं, तो हम हाइड्रोजन में इतना दिमाग नहीं लगाते ऊपर नीचे का। चुपचाप जान दे रहा। आ जाओ। प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम व इसके स्थान के बारे में, जैसा कि पहला, दूसरा और इसी प्रकार के अन्य कौन सा अमीनो अम्ल होगा, इसकी जानकारी प्राथमिक संरचना से हम पता करते हैं। क्या है? कौन सा अमीनो अम्ल होगा, इसकी जानकारी हम किससे पता करते हैं? प्राथमिक संरचना से। हमने क्या बात किया था कि हमें आसानी होगी पढ़ने में प्राथमिक संरचना से। मैंने आपको बाकायदा मालाएं जो बनाई थी, सीधी मालाएं। ये जो सीधी मालाएं हैं, यही तो सीधी मालाएं हैं। देखो, अलग अलग मोती की माला, 1 मोती, 2 मोती, 3, 4, 5, 6, 7, इसको एक साथ माले में जोड़ दो। यही है। इसे पढ़ना आसान है या इसे पढ़ना आसान है, या हमारा इसे पढ़ना आसान है? ये हमारी टर्सरी स्ट्रक्चर, ये हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ये हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो इसे पढ़ना आसान से। जब भी हमें इसके बारे में अध्ययन करना हो अमीनो एसिड की, तो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर से करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। कल्पना करें कि प्रोटीन एक रेखा है, तो इसके बाएं सिरे पर प्रथम व दाएं सिरे पे इसके क्या क्या आ गया है? इसके अब देखो यहाँ क्या कह रही है कि एक सीधी रेखा है। क्या है? प्रोटीन एक सीधी रेखा है जिसके बाएं सिरे पर प्रथम व दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है। तुमने क्या किया है? बाएं सिरे पे, इसके बाएं सिरे पे प्रथम व दाएं सिरे पे अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है। देखो, इसने क्या कहा है? इसने सी टर्मिनल को, बाएं सिरे वाले को, सी टर्मिनल को, जो हमारे क्या है, इसको कहा है फर्स्ट अमीनो एसिड। क्या है? राइट हैंड। और इसको कहा है लास्ट अमीनो एसिड। लास्ट अमीनो एसिड, अंतिम। अंतिम मैंने क्यों लिखा? यहाँ मुझे लिखना चाहिए था बाकायदा क्या? बायां सीढ़ा, लेफ्ट हैंड। हम देखते हैं इसके बाएं सिरे पे, अरे यार, इसके बाएं सिरे पे प्रथम है, दाएं सिरे पे अंतिम है। क्या यार पांडे जी, क्या करते हो तुम? यहाँ है लास्ट अमीनो एसिड, लास्ट अमीनो एसिड, और यहाँ है फर्स्ट अमीनो एसिड। फर्स्ट अमीनो एसिड। इसने क्या किया है? इसने किया है यहाँ पहला अमीनो एसिड लिया, राइट, यहाँ पहला अमीनो एसिड लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो ये हो गया हमारा पहला अमीनो एसिड, ये हो गया हमारा लास्ट का अमीनो एसिड, ये प्रथम हुआ और ये अंतिम हुआ। ये हमारा बायां सिरा और ये हमारा दायां सिरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम अमीनो अम्ल को क्या है? एन टर्मिनल कहते हैं, नाइट्रोजन सिरा, जबकि अंतिम अमीनो अम्ल को कार्बन सिरा कहते हैं। बाकायदा हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
प्रोटीन लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ी जैसी संरचना नहीं होती। ये कैसा कह रही है कि ये जो हमारी हमने एक सीधी रेखा खींच रखी है, एक सीधी रेखा खींच रखी है, ऐसे 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 अमीनो अम्ल की सीधी रेखा खींच रखी है, इस प्रकार ये सीधी मिलती नहीं है। या तो ये द्वितीय अवस्था में होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, या टर्शियरी स्ट्रक्चर में होती है। ये प्राथमिक अवस्था में नहीं पाई जाती, क्योंकि एक तो इतनी लंबी चैन, एक रस्सी को अगर मैं ऐसे छोड़ दूँ पानी में तो वो रस्सी धीरे सीधी रहे। एक तार छोड़ दूँ, तार तो ऐसे ही हवा में मुड़ जाती है। झालर जब भी लटकाता हूँ मैं दिवाली पे, सीधी तो रहती नहीं है, झालर सीधी नहीं रहती, झालर तो खुद सीधी नहीं रहती, मुड़ जाती है। तो ये कैसे सीधी रह सकती है? इतनी छोटी कोशिकाओं उसमें ये भी मुड़ जाती है। तो या तो ये द्वितीय अवस्था में मुड़ जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, या तो तीसरी अवस्था में चली जाती है। ठीक है, ये क्या है? द्वितीय अवस्था किसके कारण बनी है? ये द्वितीय अवस्था बनी है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। और यहाँ बाकायदा ऐसे कोई दूसरा कलर ले, क्या ब्लू कलर इतना दिख नहीं रहा, दूसरा कलर लेते हैं। आ जाओ डिसाइड करते हैं कौन सा कलर ले। पीला ले, पीला। तो हमारा ये कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड यहाँ पे पाया जा रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हमारा बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है, जो आप देख रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये तो हमारा एक सीधा लड़ी है। ये हमारा, ये तो सीधा लड़ी है, पर ये क्या है हमारा? ये है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये जुड़ गई। हाइड्रोजन बॉन्ड आप केमिस्ट्री में इतनी पढ़ोगी केमिस्ट्री में अगर समझ में ना आए कहाँ कौन सा बॉन्ड लग रहा है और ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, लगा दो, मतलब सही जाएगी। नीट वाले बच्चे आ जाओ भाई साहब। और यहाँ देख, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है, दो बॉन्ड हैं यहाँ पे। दो यहाँ पे, दो नहीं और भी कई सारे बॉन्ड हो सकते हैं। मतलब एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे और भी कई सारे बॉन्ड हो सकते हैं। जिस प्रकार हम बताएं, यहाँ तो एक और बॉन्ड है अमाइड बॉन्ड। देखो एमसीक्यू में एक बार मैं फंसा था, मैं आपको समझाता हूँ बात क्या है। यहाँ पे और भी कई सारे बॉन्ड हो सकते हैं। अमाइड बॉन्ड, अमाइड बॉन्ड इसमें भी है। इसमें कौन कौन से बॉन्ड है? द्वितीय संरचना, द्वितीय संरचना में दो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस अमाइड बॉन्ड। प्राथमिक संरचना में केवल अमाइड बॉन्ड है। अमाइड बॉन्ड का दूसरा नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आ गया? बस ये कंफ्यूजन के लिए था। अमाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये हमारी सीधी रेखा में पेप्टाइड बॉन्ड है। तिरछी तिरछी है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी, अमाइड बॉन्ड भी और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी। और भी कोई बॉन्ड होती है, और हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी हो सकती है, और कई सारी बॉन्ड्स भी हो सकती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इतना तो हमें बस इतना ही चाहिए, बस 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 बस। ठीक है, बॉन्ड का लफड़ा खत्म। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है? आकर्षित हो जाती है इस चीज़ों में। और जैसे कि हमारी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगी, जैसे ओ है और यहाँ पे H है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये O और H में एक गैर संबंध बन जाएगा। बस वही हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। आगे बढ़ जाओ, आ जाओ। यह लड़ी कुंडली की तरह मुड़ी होती है, घूमती हुई सीढ़ी की तरह। देखो, घूमती हुई सीढ़ी की तरह। किस प्रकार? इस प्रकार, ट्यूं 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 ट्यूं, लड़ी की तरह। ठीक है, घूमती हुई सीढ़ी। अरे रे 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 रे, वास्तव में प्रोटीन लड़ी कुछ का अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है।
वास्तव में प्रोटीन लड़ी का कुछ अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडली मिलती है। कैसी? दक्षिणावर्ती कुंडली, राइट हैंड क्वाइल। क्या भाई साहब? राइट हैंड। मुझे लिखने में बड़ा मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि भाई साहब चल रहा है ग्रेट कंटेंट। राइट हैंड क्वाइलिंग, हमारे पास दो क्वाइलिंग पॉसिबल है। एक तो हम ऐसे 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 क्वाइल कर सकते हैं, जिसे हम लेफ्ट हैंड क्वाइल कह रहे हैं, और एक ऐसे 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 राइट हैंड क्वाइल कह सकते हैं। मतलब राइट से हम मोड़ते हुए जाएंगे, इसमें लेफ्ट से मरते हुए जाएंगे। तो लेफ्ट वाली नहीं होती, राइट वाली होती है। आ जाओ, फैक्चुअल बातें थी केवल। यहाँ पे क्या होते हैं फैक्चुअल, क्या कहते हैं हिंदी में? तथ्य। अन्य जगहों पे प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में मुड़ी होती है, जिसे द्वितीयक संरचना कहते हैं। द्वितीय संरचना कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर की ऊन के एक खोखले गोले के समान मुड़ी होती है, जिसे तृतीय संरचना कहते हैं। है देखो, जिस प्रकार ऊन मुड़ जाती है उसी प्रकार ये मुड़ जाती है। और जिस प्रकार ये ऊन मुड़ गई, ऐसी ऐसी दो अगर मिल जाए, दो टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की जब आपस में मुड़ जाती है तब बनाती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसे चतुर्खीय संरचना या क्वाटरनरी, इसका मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। क्या? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर। ऐसा तो दिया ही नहीं भाई साहब। टर्सरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो को काले वाले में बड़ा ही कमाल का दिखता है, और इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर। काले वाले का रंग जो काफ़ी गाढ़ा है, बाकी ऐसे बाकी फीका फीका सा लगते हैं भाई साहब। लाल को देखो, बूले को देखो, का फीका फीका सा लगता है। काले को देखो, क्या 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 रंग है। अच्छा, जो हमारी दो टर्सरी स्ट्रक्चर की जो प्रोटीन होगी, जब आपस में जुड़ेगी तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन बनेगी। उदाहरण स्वरूप हम क्या लिख सकते हैं? उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं हमारी ले सकते हैं हीमोग्लोबिन। क्या एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं? हीमोग्लोबिन, जिसमें 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की टर्सरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन होती है। टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन होती है। 2 अल्फ़ा की होगी प्रोटीन, 2 अल्फ़ा मतलब ऐसे ऐसे 2 अल्फ़ा होंगे, ऐसे ऐसे 2 अल्फ़ा होंगे, ऐसे ऐसे 2 बीटा होंगे। मतलब उसमें यहाँ 2 जुड़े हुए ना, वहाँ से 4 जुड़े होते हैं। हीमोग्लोबिन 4 ऐसे जुड़े होते हैं, यहाँ पे 2 ही है, वहाँ 4 जुड़े होते हैं। तो अगर टर्सरी 2 स्ट्रक्चर जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? क्वाटरनरी कहेंगे। 3 हो गए, 4 हो गए, फिर उसे क्वाटरनरी ही कहेंगे, पेंटानरी नहीं कहेंगे। आ जाओ, इसके अतिरिक्त इसे तो हम देख चुके हैं, ये प्रोटीन के त्रिआयामी रूप को प्रदर्शित करते हैं। तृतीयक संरचना प्रोटीन की जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक है। क्या है? तृतीय संरचना प्रोटीन की जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक है। अब इस यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं? यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जितने भी एंजाइम होते हैं उनके स्ट्रक्चरल उनके फंक्शंस को बनाए रखने के लिए टर्सरी स्ट्रक्चर आवश्यक होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। तो आगे बढ़ते, क्योंकि अगर हम इसे ऊन की तरह हम देखें, ऐसे 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 ऐसे, देखो हमारा यहाँ पे कुछ गड्ढा सा बन गया। अरे यार, ऐसे 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 डबल मेहनत। आजा भाई साहब। और यहाँ पे देख कुछ गाढ़ा जैसा बन गया है ना, गड्ढा जैसा। इससे क्या कहेंगे? एक्टिव साइड। और इसी एक्टिव साइड में कुछ काम हो जाएगा, खोपचे में लेके काम कर लेंगे बस।
एंजाइम का यही काम है कि घोंपचे बनाएंगे और घोंपचे में काम कर लेंगे। आज हम कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स या उपकायुकीय एक समूह होते हैं। एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स मतलब यहाँ पे क्या है, एक ही चेन है, एक ही चेन को मोड़ के रख दिया है, पर कई सारे होते हैं तो एक चेन नहीं, उसमें दो दो चेन मोड़ के रखे होते हैं। जैसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में बात चल रही है, इसको ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्या बात है, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल। आ जाओ। अच्छा एक बात देखो, यहाँ एन टर्मिनल पैसे लिखी हुई है, सी टर्मिनल पर तीर बना हुआ है, इसका मतलब को समझे थे? इसका मतलब अगर एग्जामिनर चाहे तो ये आपको दे दे, तीर भी बना दे, आप बोले कि कौन सा एन है कौन सा सी है। कैसे पता करेंगे? पता करेंगे आसानी से। आसानी से कैसे? आसानी से ऐसे कि हमारा जो स्टार्ट होता है एन से और ख़त्म होता है सी से। मतलब अगर हम किसी तीर को स्टार्ट करें तो ऐसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे ख़त्म करेंगे, मतलब यहाँ से चलना शुरू हुआ और वहाँ तक गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे हमारा भी एंड हुआ, तीर यहाँ से जाके यहाँ पे एंड हुआ। ठीक है, लकीर के फकीर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हो गया। तो हमने क्या कहा, जहाँ से शुरू होता है पहला उसको एन कहता है, जहाँ पे एंड होता है उससे क्या कहता है, उसे हम सी कहते हैं। तो यहाँ पे उसी प्रकार तीर का यहाँ पे एंड हुआ तो इसमें सी का किस दिशा में गति कर रही है, और यहाँ स्टार्ट हुआ था एन से। ठीक है, हाँ लकीर के फकीर आ जाओ। हाँ, जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड्स या उपाप का एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित होते हैं, उदाहरणतः गोले की सीधी लड़ी, गोले एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर घनाभ या पट्टिका की संरचना करते हैं, वो प्रोटीन के स्थापत्य को प्रदर्शित करते हैं, जिसे प्रोटीन की चतुर्थ संरचना कहते हैं। वही बात है, एक प्रोटीन की लड़ी, एक प्रोटीन की चेन अगर जुम्बा 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 कर ले उसे टर्सरी कहेंगे, पर इसकी जगह अगर दो प्रोटीन की चेन आपस में जुम्बा 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 करके जुड़ जाए, एक तो ये प्रोटीन की चेन है, एक ये प्रोटीन की चेन है, तो इसको दोनों मिला के क्वाटरनरी कहेंगे। सीधी बात, नो बकवास। आगे बढ़ते हैं। देवियों सज्जनों, बैक्स मनुष्य का हीमोग्लोबिन 4 उपखंडों का बना होता है, जिसमें 2 एक दूसरे के समान होते हैं, 2 उपखंड अल्फा व 2 उपखंड बीटा होते हैं, जो आपस में मिलकर मनुष्य के हीमोग्लोबिन को बनाते हैं, जिसे हमने यहाँ बाकायदा लिख रखा है 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है भाई साहब, समझ में आ रही बातें? हाँ, मैं पहले समझा दिया सब कुछ, कोई समस्या वाली बातें नहीं। जी हाँ, कोई समस्या वाली बातें नहीं। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, और प्रोटीन हमारा होता है समाप्त। देवियों सज्जनों, प्रोटीन हमारा होता है समाप्त। क्या आपको कहीं प्रोटीन दिख रहा है? कैन यू सी प्रोटीन? नो 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 नो। सो ये था हमारा प्रोटीन का आज का लेक्चर, जिस पे हमने प्रोटीन पे डिटेल लेक्चर लिया है बाकायदा। कल हम कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड पे डिटेल लेक्चर लेंगे, इसमें हमारा ये थोड़ा कुछ पार्ट है, एक्चुअली में डिटेल तो है, और शायद यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद तो नहीं, उसके बाद तो नहीं है, उसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड भी होंगे तो उसमें डाल देंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। न्यूक्लिक एसिड भी कल ही डाल देंगे, इसमें ही जोड़ दिया जाएगा न्यूक्लिक अम्ल को। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है प्रोटीन के ऊपर, क्योंकि प्रोटीन देखो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, खास लड़कों के लिए, क्योंकि हमें जिम चाहिए, बॉडी चाहिए, जो हमारे पास है नहीं, मेरे पास तो नहीं है, पर प्रोटीन चाहिए बस। तो हमारा लेक्चर जो है ये इम्पोर्टेंट रहा है आज के दिन। जो एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स होती है, ऐसी कही जाती है कि वेजिटेबल्स में एसेंशियल्स अमीनो एसिड जो होती है वही पाई जाती है, और जो मीट प्रोडक्ट होते हैं उसमें होल जितने भी 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं वो पाई जाती है। ये बात सच है, हाँ सच है, हाँ सच है कि अगर कोई मीट खाता है तो उसे 20 के 20 अमीनो एसिड जो एसेंशियल्स हैं उन्हें मिल जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो वेजिटेरियन है, जो मीट नहीं खा रहा, उससे ये 20 के 20 अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो वेजिटेरियन है वो केवल एक ही तरह का खाना तो नहीं खाता है। अगर कोई मीट खाता है तो केवल अंडा खाए, केवल चिकन खाए तो उसका काम चल जाएगा, पर कोई वेजिटेरियन है तो केवल एक तरीके की सोर्स को नहीं खाता,
वो दाल खाएगा तो उसके साथ भात भी खाएगा, भात भी ऐड होगा। अगर वो रोटी खाएगा तो सब्जी भी होगी, अब थोड़ा हो सकता है मिल्क भी हो, सब्जी भी होगी, कुछ दालें होंगी, कुछ अलग अलग प्रकार की सब्जियां होंगी, कुछ फल होंगे आहार में, कुछ सीड्स होंगे, चने हो सकते हैं, सोया हो सकते हैं, आपके पीनट्स हो सकते हैं, कई सारे सोर्स हैं। जब हम इस सबको में देखें तो हमारा जो डेली का है इंटेक, उसमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिल जाते हैं। इससे पहले भी भारत में 70 से 75% से ज़्यादा लोग वेजिटेरियंस रहे हैं और उनमें कोई भी समस्या नहीं पाई गई है, क्योंकि हम एक चीज़ें देखो, केवल चावल में प्रोटीन पूरा नहीं होता। हाँ, केवल चावल में 20 का अमीनो एसिड एसेंशियल्स नहीं होते, पर चावल और दाल मिला दे तो होते हैं। हाँ, तो चावल और दाल जो हम खाते हैं एक साथ, उसमें 20 के 20 अमीनो एसिड होल पाए जाते हैं। जी हाँ, पाए जाते हैं। रोटी या हम सब्जी ले लो, उसमें पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि ऐसा कुछ बात है कि हमें मीट प्रोडक्ट पे जाना है, ये आपके ऊपर है। मैं नहीं जाता मीट के प्रोडक्ट पे, क्योंकि देखो, मांसाहार करोगे तो पाप चढ़ेगा, फिर पाप चलोगे तो स्वर्ग नहीं जा पाओगे, फिर स्वर्ग नहीं जा पाओगे तो नर्क जाओगे, तो पापी अधर्मी अविनाशी बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अच्छा काम करेंगे, महात्मा गांधी बनेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, एक अच्छे संदेश के साथ कि मांसाहार से बचे, पाप करने से बचे। ठीक है, थैंक यू।